कहने को क्या रह गया है। पहली इतला पर यकीन न आया, फिर पैरों तले ज़मीन हिल गई। कुछ ये ख्याल था कि शायद ज़ख्मी होने की बात हुई है, इसलिए हर एक से कहा कि फ़ौरन फलां जगह पर पहुँचे। चंद लम्हों में अलबत्ता मौत का पता चला तो जैसे ज़मीन पर अंधेरा छा गया हो। अल्फाज नाकाफ़ी हैं, बातें फजूल। एक दो दफ़ा ही मिला था। इतनी खूबसूरत, ज़हीन और मासूम लड़की। अपने कमबख्त को उसके सामने कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं, लेकिन काबिल होने की कोशिश करो। अब सोचता हूँ कि कुछ और भी कहना चाहिए था। जहन में ख्याल उठते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ये ना होता, फलां चीज़ हो जाती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इंसान अपने बारे में सोचने लगता है कि मुझसे क्या गलती हुई, कौन सा मेरा करना था जिसका असर औरों पर पड़ा। अपनी गलतियाँ तो होंगी, तरबियत की गलतियाँ होंगी, लेकिन कभी ख्याल ना जाता कि ऐसा भी हो सकता है। एक तो मासूम जान का ज़िया, और ऊपर से उसके ख़ानदान को जो सदमा सहना पड़ा है। इस मासूम जान ने क्या किया था? इसके माँ बाप ने क्या किया था कि उनको ये दिन देखना पड़ा? अपनी गलती जिससे इनकार मुमकिन नहीं ये थी कि ख़ानदान इकट्ठा न रह सका। ख़ानदान टूट जाए तो बच्चों पर असर पड़ता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर टूटे हुए ख़ानदान से ऐसे वाक़यात जन्म नहीं लेते। बस इंसान फिर अपनी किस्मत को ही रो सकता है। हमारा सदमा अलबत्ता अल्फाज तक है। जो हुआ वो तो सारा के साथ हुआ, और सदमा उसका ख़ानदान बर्दाश्त कर रहा है, ख़ास तौर पर उसके वालिद। उनकी कैफियत वही जान सकते हैं कि वो किस कर्ब से गुज़र रहे हैं। एक बात वजाहत के लिए कह दूं कि किसी और किस्म का वाक़या होता, कोई लड़ाई होती, कोई फायरिंग का केस होता, कुछ ज़ख्मी हुए होते, कुछ गिरे पड़े होते, तो मेरा रद्द-ए-अमल यकीनन मुख्तलिफ होता। ये निशान मिटा दो, वो कर दो, लेकिन यहाँ तो दिमाग ही शल हो गया, और सिर्फ यही कहने की हिम्मत रही कि कोई भाग के न जाए। और अब जब कुछ दिन बीत चुके हैं, दिल सारा के लिए रो रहा है। कोई तदबीर हो कि वो वापस आ जाए, लेकिन हमें मालूम है ऐसा मुमकिन नहीं। वो एक और जहाँ में जा चुकी है, और जो खुशियाँ से यहाँ नसीब ना हुई, परवरदिगार से दुआ है कि उसे वहाँ नसीब हो। वो ऐसी लड़की थी कि मुझे पता चला कि वहाँ बाहर से कुछ पैसे भेजे थे गरीबों और मुस्तकीम में तकसीम करने की गर्ज से। गांव में जो मुलाजमा है उसने बताया कि कुछ गरीबों में यहाँ पैसे तकसीम हुए हैं। पता चला सारा ने भेजे थे। जब दोनों मुझसे मिले और अपने बेटे को मैंने कहा था कि तुम इसके काबिल नहीं, शाहनवाज को ताकीद की कि अपनी आदतें बदलो, और सारा से कहा कि किसी घर से भी पैसे नहीं भेजने, बिगाड़ बहुत हो जाए तो ऐसी बातों का क्या असर रहता है। और जैसे ऊपर अर्ज़ किया, बिगाड़ हो जाए तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस बिगाड़ में मेरा हिस्सा कितना है। मेरी ज़ाती आदत कभी भी मिसाली नहीं रही। शादियाँ हुई और टूटी। जैसे कि कह चुका हूँ, ऐसी बातों का असर बच्चों पर पड़ता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर टूटे हुए ख़ानदान से बेटे जन्म नहीं लेती। बेटे से ज़्यादा मुलाकात ना होती थी। वो अपनी दुनिया में रहता था, लेकिन जब बात करने का मौका मिलता तो मैं कहता कि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसे बर्बाद ना करो। ज़िंदगी में इतना कुछ है, इसकी खुशियों को समेटने की कोशिश करो। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है कि जलील और ख़तरनाक नशों के सामने इंसान बेबस हो जाता है। इन नशों का इंसान ग़ुलाम बन जाता है। नशा महज शराब का नहीं, बल्कि इसके ऊपर चर्स और गुर्दे का। फिर नींद की गोलियों का इस्तेमाल, सिगरेटों का मसलसल पिए जाना। हाँ, ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि नशा तो बुरी चीज़ है, लेकिन नशे की नौबत और हालत तक कोई पहुंचा कैसे? इसमें तुम्हारा कितना हाथ था? इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? औलाद गलत रास्ते पर चल निकले तो बहुत से महर्रकात होते हैं, लेकिन महर्रकात के जिक्र से सफ़ात काले करता हूँ तो इससे क्या सारा के माँ बाप की दिशोफी हो सकेगी? वो मासूम जान तो गई, उसके वालिद यूँ समझिए ज़िंदा रहते हुए मर गए। लेकिन एक सवाल दिल में उठता है। ज़िंदगी में पहली बार जब मैं सारा से मिला था तो मैंने पूछा, और शाहनवाज साथ बैठा था, कि तुम इस लड़के को जानती नहीं थी, इसकी आदत से वाकिफ़ नहीं थी? और सारा ने कहा, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे जवाब के बाद इंसान क्या कहे? और या तो ये पहली बार हो रहा होता, 2 शादियाँ पहले हो चुकी थीं और जल्द ही ख़त्म हुई। पहली शादी तो 8 दिन भी ना रही। 8वें रोज़ मेरी पहली बहू ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अंकल, मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। वो लड़की भी खूबसूरत, ज़हीन और सुलझी हुई थी। दूसरी बहू वो भी बहुत पढ़ी लिखी, खूबसूरत और सुलझी हुई खातून थी। सारा इनाम से ये तीसरी शादी थी। वैसे तो इस्लामाबाद फैला हुआ शहर है, लेकिन
جسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے، اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی جانکاری رکھتے ہیں۔ اسلام آباد کا جو ایک خاص طبقہ ہے، اس میں لوگ شاہ نواز کو جانتے تھے، اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے۔ چکوالہ نہ ہوتا تو یہی حرکات ہوتی تھی۔ نوجوانوں میں اس کی دوستی تھی، لیکن جو اسے جانتے تھے اس کی عادت سے واقف تھے۔ اسی بنا پر شادیوں کے تواتر سے میں حیران ہوتا کہ یہ کیسے ہو جاتی ہیں۔ شاہ نواز کرتا تو کچھ تھا نہیں، ویلا انسان تھا، پیسے بھیجتا تھا۔ آج کے زمانے میں ویلے انسان کیا کرتے ہیں؟ ساری رات انٹرنیٹ کی جو دوہری کائنات ہے اس میں گھومتے رہتے ہیں، طرح طرح کی ویب سائٹس، طرح کے ذریعے آن لائن گفتگو کرنے کے، اور کیا کہوں، یہ علیحدہ کائنات بن چکی ہے۔ اس کی خوبیاں ہیں اور برائیاں بھی، اور پھر منشیات کی دنیا، یہ ایک اور دنیا ہے۔ ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہو اور نشہ بھی جاری ہو، اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان ہو جس نے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی، تو پھر بے عربی کی داستان کس جگہ دم لے۔ وقوع کی صبح جب شاہ نواز نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے کہا ماں سے بات کراؤ۔ یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ بہرحال اللہ ہی رحم کرے۔ سارا کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے، اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا، اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کسی امداد کا مستحق نہیں۔ یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی کہ مجھے بھی اسی تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا۔ لامحالہ لوگ مجھے ملنے آتے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے۔ بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا، اور میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔